आप भी जानते हैं कि जो 12th की डिग्री होती है वो आने वाले समय में बच्चों के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए, हमने पहले से ही इसकी व्यवस्था करके रखी थी जी कि हमारा सत्र का अनियमितीकरण ना हो, नियमित रहे हमारा सत्र। जी और हम लोगों ने जुलाई से ही जो था इसकी जो पठन पाठन की प्रक्रिया है ऑनलाइन शुरू कर दी थी। और 10 महीने पहले ही हमने 30% पाठ्यक्रम को कम करके अपनी पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू करी थी। आज 100 साल में हमने प्रवेश किया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो हमारा प्रयागराज का इतिहास है वो 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। और 100 साल के इतिहास में कभी भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को हमने हमेशा संपादित किया है। 100वें वर्ष में कोरोना संक्रमण के कारण पहली बार अवसर आया है कि जब हम इन परीक्षाओं को हम संचालित नहीं कर पाए हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में बच्चों का नुकसान न हो, इसकी दृष्टि से हमने प्रयत्न ये किया है कि एक कमेटी बनाई है अपर मुख्य सचिव श्रीमती आराधना शुक्ला जी के अध्यक्षता में, जिसने पूरे प्रदेश के हर जिले के जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, एक एडेड विद्यालय का, एक राजकीय गवर्नमेंट विद्यालय का, एक वित्तविहीन विद्यालय का प्रधानाचार्य, ये नहीं 4 लोगों से ये परामर्श हर जिले में यानी पूरे 75 जिलों में, और उसके अतिरिक्त सारे चुने हुए जो शिक्षा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा, और ओपन हम लोगों ने विद्यार्थियों से भी शिक्षकों से भी कई हजार जो थे सुझाव मांगे कि इनको प्रमोशन देने का या अंक तालिका में अंकन का प्रक्रिया क्या होगी। उसके सुझावों के आधार पर हम जल्दी अपना जो फार्मूला है उसको हम सामने लाने वाले हैं, और हमारा पूरा प्रयत्न होगा कि बच्चों को उनके प्रतिभा के अनुसार हम अंकन प्रक्रिया को संपादित कर सकें। अगर कोई इस अंकन प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं होगा तो उसके लिए हम एक अवसर रखेंगे कि भविष्य में जो हमारी होने वाली परीक्षा होगी उसमें वो अपना परीक्षा हाई स्कूल या इंटर का विद्यार्थी दे सकता है। उसमें जब भी वो परीक्षा चाहे 2022 में क्यों ना संपादित हो, स्थितियाँ सामान्य होने पर जब भी होगी परीक्षा तो उसको हम 2021 के अंक में उसको शामिल करेंगे, अगर वो अपने को इम्प्रूव करने के लिए विद्यार्थी बैठता है तो। जी सर, राजनीति में फिर से आना चाहूंगी, थोड़ा सा एक प्रश्न वो भी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप ब्राह्मणों के सर्वमान्य नेता हैं। 2022 को लेकर तैयारी क्या है सरकार की? क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि कांग्रेस छोड़कर जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद को ब्राह्मण कार्ड के रूप में भेजा जा सकता है या फिर उन्हें मंत्रिमंडल में तरजीह दी जा सकती है। युवाओं को कितनी तरजीह दी जाएगी अब इस बार 2022 के चुनाव में, या फिर हम अगर ए.के. शर्मा के बारे में पूछें आपसे, जो एमएलसी हैं ए.के. शर्मा, उन्हें भी क्या मंत्रिमंडल में तरजीह दी जा सकती है? देखिए, पहली बार तो आपका जो प्रश्न है वो कपोल कल्पित विचारों पर आधारित है। किसको बनाया जाएगा, किसको नहीं बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि नहीं होगा, ये सब संगठन को अधिकृत है इस पर निर्णय लेने का, और जो संगठन निर्णय लेता है वो सब उसको मानते हैं। जहाँ तक आपने जाति के आधार पर किसी प्रकार के नेतृत्व की चर्चा की है, तो भारतीय जनता पार्टी सभी जाति और सभी वर्गों को लेकर साथ में चलती है, और सभी जातियों को समान प्रतिनिधित्व मिल सके, किसी भी जाति के साथ या किसी भी धर्म के साथ अन्याय ना हो सके, ये हमारी पार्टी की नीति के अंतर्गत शामिल होता है। जहाँ तक आप मेरे ब्राह्मण होने पर प्रश्न कर रही हैं उसके बारे में, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं जाति से नहीं, मैं कर्म से ब्राह्मण हूँ। मैं शिक्षक भी रहा हूँ, और शिक्षक जो भी होता है, चाहे वो जो जाति वर्ण व्यवस्था है वो किसी भी जाति का हो, वो ब्राह्मण ही कहलाता है। मेरे यादव जी मेरे अध्यापक थे, मैं उनका पैर छूता था क्योंकि वो मेरे गुरु थे और मैं उनको भी ब्राह्मण ही मानता था। श्रीवास्तव जी थे मेरे गुरु, तो मैं उनको भी ब्राह्मण ही मानता था। लेकिन ये जात के आधार पर जो प्रक्रियाएं हैं, निश्चित रूप में हर जाति और वर्ग को उसका स्थान मिलना चाहिए था, और ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से प्रयत्न रहा है सबको साथ में लेकर चलने का, और यही हमारी नीति आगे भी रहेगी कि हम सबको साथ में लेकर चलें, किसी भी जाति और वर्ग के साथ अन्याय ना होने पाए। हम जो हैं उस पर हमें गर्व है, और जो हम आज जिस संगठन में हैं ये हमारे लिए गर्व है। हम जो कार्य हमें सौंपा गया है उसको हम अच्छी तरह संपादित कर सकें, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। हम इन सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित में सर्वस्पर्शीय नीति के आधार पर काम करती है।
जी सर, 2022 चुनाव जो कि बहुत करीब आने वाला है, ऐसे में हम बीजेपी की तैयारी जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए कोविड चल रहा है और इस पैंडेमिक में हमने देखा कि बहुत लोगों ने बहुतों को खोया है, हमने भी बीजेपी के कई विधायकों को खोया है। तो ऐसे में किस तरह से किन प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए अब तैयारियां की जाएंगी क्योंकि कुछ ही महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में। ये जनता, मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव आधारित राजनीति को प्राथमिकता नहीं देती। जी समाज के प्रति हित चिंतन का अभाव, जनता के प्रति जवाबदेही तरीके से काम करने की प्रक्रिया, ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से योगी जी या मोदी जी लगे हैं, एक स्वयंसेवक, एक समाज के प्रति समर्पित भाव वाला व्यक्ति ही उस पर लग सकता है। जी पिताजी मृत्युशैया पे हों माननीय योगी जी के, उनको देखने ना जाना, आपने पहले अपनी बैठकों को करना, कोरोना में कहाँ हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है, कहाँ ऑक्सीजन है, इसकी व्यवस्था करना, मृत्यु हो जाने के बाद उनकी क्रिया तक में शामिल ना हो पाना और समाज के लिए काम करने के प्रति समर्पित रहना, प्रधानमंत्री जी द्वारा एक दिन भी छुट्टी ना लेना, एक दिन भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने स्वास्थ्य के कारण या कहीं आराम के कारण या कहीं घूमने के कारण छुट्टी ली हो। यानी अपने आप को समाज के प्रति न्यौछावर करने के भाव से काम करने की प्रेरणा ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलती है और उसी आधार पर वो काम करते हैं। ये अलग विषय है कि उनके काम से अब जैसे सेवा ही संगठन के नाम से हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे वार्ड अध्यक्ष, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे पार्टी के संगठन के लोग, हमारे विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्षद, प्रधान सब निकले जी और जो निकले उसी कारण संक्रमण भी हुआ। जी 6, 7, 8 हमारे माननीय विधायकगण संक्रमित होके हमारे बीच में नहीं रहे, 3 हमारे मंत्री नहीं रहे, लेकिन हम मैदान में गए। लेकिन आप उन तमाम महानुभावों के बारे में मैं माननीय विपक्ष के नेताओं के बारे में कहूँगा, जो संकट की घड़ी में घर से निकले तक नहीं, पड़ोस के मोहल्ले में तक का हालचाल पूछने नहीं गए होंगे। क्या समाज में किसको क्या हो रहा है इसकी किसी को परवाह नहीं थी। केवल परवाह एक बात की थी कि किस प्रकार से ट्वीट करके वैक्सीन गलत है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन को लगाएंगे तो विभिन्न प्रकार के आरोप, एक छोटे मोटे तो कार्यकर्ता तो यहाँ तक बोलने लगे थे विपक्ष के दल के कि इससे नपुंसकता आ जाएगी, इससे बेहोशी आ जाएगी, इससे चक्कर आ जाएगा। कुछ लोग तो कहते थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, कुछ कहते थे भारत में वैक्सीन संभव नहीं है, अगर संभव भी हो सकी तो उसके दुष्प्रभाव होंगे। इस प्रकार से जो दुष्प्रचारित किया गया, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भारत की राजनीति के ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सबसे खराब दिन था। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे समय समाज की सेवा में अपने को समर्पित किया। निश्चित रूप में आप इसको चुनाव की तैयारी अगर नाम देती हैं तो मैं कहूँगा कि आप चाहे दें या ना दें, हम समाज के प्रति तैयारी हमारी थी काम करने की और उसमें हम सफल बने हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब जनता इसके प्रति पहले भी हमारे प्रति हमारे कार्यों के कारण हमें उसने चुना था और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार भी हमें 2/3 बहुमत से भेजने वाली है। चुनाव में अभी समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर समाज के प्रति समर्पण का भाव वो आगे रखेगी। जी सर, इस पेंडेमिक में हमने देखा कि कईयों को अपनी नौकरी छोड़कर घरों में बैठने को वो लोग मजबूर हो गए हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि देश में इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो रोजगार को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि पॉजिटिव हो गए थे, जिन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी, वो अपने घरों में बैठे हैं और अब इस कोविड काल में बाहर निकलकर नौकरी ढूंढना उनके लिए एक बड़ा टास्क हो गया है। तो क्या योजनाएं हैं उन लोगों के लिए? देखिए, 3.5 लाख से ऊपर तो सरकारी नौकरी हम लोग दे चुके हैं जी। उसके बाद 10 लाख से ऊपर हम लोग निजी क्षेत्रों में नौकरियां दे चुके हैं। आईटी के क्षेत्र में केवल अगर देखा जाए तो 3 लाख आईटी के क्षेत्र में 3 लाख से ऊपर नौकरियां लोगों को मिल चुकी हैं। अब मनरेगा के आधार पर रोजगार मुहैया कराना वो अलग है। तमाम बैंकों के ऋण के माध्यम से, तमाम उद्योगों के, लघु उद्योगों को लगाने के माध्यम से रोजगारों का सृजन हमने किया है। हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं कार्यों को और जगह जगह पर हमारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके माध्यम से भी रोजगार सृजित हो, ये हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। जितने रिक्त पद थे हमने उनको विज्ञापित कर दिया है। पहली बार हम लोग 3.5 लाख से भी ऊपर लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियों को भर्ती करने के बाद
और भी हम तेज़ी के साथ में सरकारी नौकरियों को कर रहे हैं। जो लोग भी कोरोना संक्रमण के दौरान जिनका देहावसान हुआ, उनके मृतक आश्रित परिवारों को भी हम लोगों ने जो सरकारी नौकरी में थे उनको एक अभियान चला के हम लोग नौकरी देने की प्रक्रिया को संपादित कर रहे हैं। जी सर, डीजल और पेट्रोल के दाम वो आए दिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनके दामों में उछाल आ रहा है, और पिछले दिनों हमने देखा कि विपक्ष किस तरह से, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पूरे देश में व्यापक प्रदर्शन उन्होंने किया है। लगातार कांग्रेस यही कह रही है उत्तर प्रदेश में भी कि बीजेपी 2022 में नहीं आने वाली है, बीजेपी अपने इस कार्यकाल में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस का जो जनाधार है वो अब समाप्ति की ओर है, अस्तांचल की ओर है, और उनके आरोप निराधार हैं। जहाँ तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में था, तो जो नियामक संस्थाओं के द्वारा उसका निर्धारण होगा, ये तय करने का काम मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा किया गया था, जो आज अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के आधार पर आज भी वो जारी है। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन होते हैं उसका व्यापक प्रभाव ये नियामक संस्थाओं के द्वारा मूल्य का निर्धारण करने पर पड़ता है। ये एक नीतिगत निर्णय होता है, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि आपने देखा होगा, चाहे वो खाद्यान्न पदार्थों के संदर्भ में रहा हो या उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने के संबंध में रहा हो, महंगाई को नियंत्रण करने में केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकारें सफल हुई हैं। जी सर, ओम प्रकाश राजभर जो कि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं, और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी डूबती हुई नैया है, जिसको इनके रथ पर सवार होना है हो जाए, पर हम सवार नहीं होंगे। और कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि अब ओम प्रकाश राजभर फिर से वापसी कर सकते हैं बीजेपी में। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है जी, और हर पार्टी उसके बारे में इसलिए आरोप लगाती है कि वो उसका नाम लेंगे तो उसके समकक्ष वो खड़े हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर, जाति विहीन व्यवस्था के आधार पर, विकास कार्यों के आधार पर काम करने पर विश्वास रखती है, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर काम करने की इच्छा रखता है, उसके गुण दोषों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी उससे समझौते करती है जी। इसलिए कौन क्या कह रहा है, अपनी किस लिए भड़ास निकाल रहा है, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का ये विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से अच्छा काम किया है। इसलिए घबरा कर ये सारे के सारे विपक्ष एक साथ मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का साहस नहीं कर रहे हैं। जी सर, आपका आभार मैं इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दूसरा व्यस्तता है, इसलिए आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैं भी आपका करूँगी सहारा समय के साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना ये कीमती समय देने के लिए, आपने ये सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से राजनीति गर्मा गई है, हलचल हो गई है उत्तर प्रदेश की इस राजनीति में, लेकिन 2022 में क्या कुछ समीकरणें बनेंगी ये देखने वाली बात होगी। तो डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा थे जो कि हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया किस तरह से राजनीति में किस तरह से प्रदेश में बंटवारे पे जो कयास लगाए जा रहे थे, उन्होंने फिलहाल कह दिया है कि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे समय में होगा। शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने बताया, और कोरोना की जो तीसरी लहर थी उस पर क्या कुछ तैयारियां हैं वो भी हमें डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।